आज हम लोग बात करने वाले हैं तर्कशास्त्र के एक चैप्टर परिभाषा के ऊपर। परिभाषा में हम लोग चर्चा करेंगे कि परिभाषा की परिभाषा क्या होती है, परिभाषा का उद्देश्य क्या है और साथ ही परिभाषा कितने प्रकार के होते हैं। इन तीन प्रकार के जो तीनों मुद्दे हैं उनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, इन तीनों तथ्यों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि परिभाषा का परिभाषा क्या होता है। देखिए, जब परिभाषा जो है किसी शब्द या प्रतीक का होता है, परिभाषा क्या होता है, कोई शब्द है या कोई प्रतीक है उसका ही परिभाषा हो सकता है, किसी वस्तु का परिभाषा नहीं हो सकता है। जैसे चतुर्भुज है या फिर कुर्सी ले लेते हैं, तो कुर्सी शब्द की हम लोग परिभाषा कर सकते हैं, न कि कुर्सी का। ये जो अंतर है आप लोग इसको आसानी से समझते हुए चलिए कि हम किसी भी शब्द या प्रतीक की ही परिभाषा कर सकते हैं, और जब परिभाषा करते वक्त उसमें भी परिभाषा के जो दो ढंग होते हैं, तो तरीका होते हैं, उसको हम लोग जानेंगे। पहला है परिभाष्य प्रतीक के बारे में हम लोग कुछ कहेंगे, कुछ कहकर परिभाषा करेंगे। परिभाष और परिभाषक, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहला क्या हम बताए हैं कि परिभाष्य के बारे, परिभाष्य प्रतीक के विषय में कुछ कहकर उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही दूसरा है परिभाष्य पदार्थ के बारे में कुछ कहकर हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। यानी ये दो प्रकार के ढंग है जिसके माध्यम से भाषा को व्यक्त किया जाता है, भाषा का परिभाषा किया जाता है, शब्द का परिभाषा दिया जाता है। देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल है चतुर्भुज। चतुर्भुज अगर एक शब्द के रूप में लेते हैं तो उसकी परिभाषा क्या होगी कि चतुर्भुज का अर्थ होता है, क्या होता है, चार रिजुओं से घिरी एक आकृति। यानी हम लोगों ने क्या किया कि चतुर्भुज के जो चार रिजु हैं, तो चतुर्भुज के शब्द को हम लोग लिए हैं, चतुर्भुज शब्द जो है उसका परिभाषा किए हैं। उसके बाद क्या है कि जो आपका परिभाषा है, परिभाषा के दो अंग होते हैं। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि परिभाषा के दो ढंग होते हैं, दो तरीके होते हैं। परिभाषा के विषय में कुछ, परिभाषा प्रतीक के विषय में कुछ कहकर, परिभाषा पदार्थ के विषय में कुछ कहकर। अब हम लोग बात करेंगे कि परिभाषा के अंग वो क्या है और कैसे उनको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो देखिए, परिभाषा में उसका जो दो अंग है, वो पहला है आपका परिभाष्य और दूसरा है आपका परिभाषक। परिभाष्य और परिभाषक, परिभाष्य और आपका हो जाएगा परिभाषक। देखिए, परिभाष्य क्या होता है और परिभाषक क्या है, इसको समझिए। जब कोई शब्द ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम एक शब्द लेते हैं कुर्सी, ठीक है। अब कुर्सी के विषय में जो भी कहा जा रहा है, कुर्सी के विषय में जो कुछ भी कहा जा रहा है, वो यानी जो कथन है, जो कहा गया है और जिसके विषय में कहा गया है, यानी कुर्सी के विषय में कहा गया, तो वो आपका हो जाएगा परिभाष्य। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इसका एकदम सिंपल और साधारण अर्थों में समझिए कि परिभाष्य क्या होता है। जब किसी शब्द का अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, सुस्पष्ट करने के लिए किसी अन्य या दूसरे शब्द का सहारा लेना पड़ता है, तो जिसका आप सहारा लेते हैं उसको नहीं करना है, जिसके लिए सहारा ले रहे हैं वो आपका हो जाएगा परिभाष्य। एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे मैंने कहा कि चतुर्भुज का अर्थ होता है जिसमें ऐसी रेखा, ऐसा चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज का अर्थ होता है जो चार रिजुओं से घिरा हुआ होता है। तो चतुर्भुज जो शब्द है वो आपका परिभाष्य हो जाएगा। चतुर्भुज ये परिभाष्य हो जाएगा, और इसके बारे में जो कुछ भी कहा गया है, जो कुछ भी, जैसे ये चार रिजुओं से घिरी हुई एक आकृति है, तो वो कंटेंट आपका, वो सामग्री आपका परिभाषक हो जाएगा। यानी जिसके विषय में कहा जा रहा है वो परिभाष्य और जो कहा जा रहा है वो परिभाषक।
अब हम लोग बात करेंगे परिभाषा के उद्देश्य। सबका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, कोई पढ़ने के लिए आता है, कोई और कार्य करने के लिए आता है, कोई हर क्षेत्र का, हर व्यक्ति का कुछ न कुछ अपना उद्देश्य होता है। ठीक इसी प्रकार परिभाषा का भी अपना एक उद्देश्य है। तो इसके उद्देश्य जो है मुख्यतः 5 भागों में विभक्त हैं। परिभाषा के उद्देश्य तो पहला आपका हो जाएगा शब्द भंडार। शब्द भंडार में बढ़ोतरी। देखिए एक एक को बताते हुए हम लोग समझते चलेंगे। शब्द भंडार में बढ़ोतरी परिभाषा का ध्येय होता है, परिभाषा का उद्देश्य होता है कि जिस व्यक्ति के संदर्भ में परिभाषा दी जा रही है उसके शब्दकोश में वृद्धि हो। ये आपका पहला प्रकार है इसका परिभाषा के उद्देश्य का। दूसरा क्या है? संदिग्धता का निवारण। संदिग्धता का निवारण, संदिग्धता का निवारण। देखिए इसमें क्या है कि जब ऐसा होता है हम लोगों के साथ कि एक व्यक्ति है और उसका नाम है मान लीजिए पंडित, ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर कोई व्यक्ति बुलाए कि पंडित जी सुनिए, ठीक है, तो इसमें 2 अर्थ से उसका जो है कि मूल्यांकन कर सकते हैं। क्या हो सकता है? जैसे कि ये वाकई में पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, पंडित है, और एक आप इसका अर्थ ले सकते हैं कि इसका नाम हो सकता है पंडित। यहाँ पे जो 2 अर्थ निकले हैं एक ही शब्द के, तो इस हिसाब से यहाँ पे अन्यर्थक दोष भी उत्पन्न होता है। तो ऐसी स्थिति में संदिग्धार्थता का निवारण भी परिभाषा का एक विशेष उद्देश्य है, जिसके तहत क्या होता है कि जब किसी 2 या 2 से अधिक, किसी शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं और शब्द का जो उचित अर्थ जानने में संदेह उत्पन्न होता है। अब उचित अर्थ क्या है उसके विषय में जानने में कोई ना कोई संदेह उत्पन्न होगा और जिसका निवारण परिभाषा के माध्यम से ही किया जाता है। ऐसी युक्ति में अनेकार्थक दोष देखने को मिलते हैं। ये आप लोग को एग्जाम्पल समझा दिए कि अगर एक व्यक्ति का कोई नाम है और वो पद भी हो सकता है। जैसे कई लोग का अगर ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर अपने आसपास में देखेंगे तो वहां पे आप पाएंगे कि किसी का नाम होता है डिप्टी, किसी का नाम होता है कलेक्टर, लेकिन वो उनकी नाम है, वो पद नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो संदेह है, संदेह को दूर करने के लिए परिभाषा का एक विशेष उद्देश्य है। अब हम लोग तीसरे प्रकार की बात करेंगे जो परिभाषा के उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य क्या है? वो है अर्थ को स्पष्ट करना। क्या है? अर्थ को स्पष्ट करना। जैसे परिभाषा का उद्देश्य तीसरा है कि कोई भी शब्द हो उसका हमें क्या करना है? अर्थ को एकदम अच्छे से स्पष्ट कर देना है, उसमें कोई भी संदेह न रह जाए। चौथा है आपका सैद्धांतिक रूप से व्याख्या करना। चौथा क्या है? सैद्धांतिक रूप से आपका व्याख्या करना। इसमें क्या होता है कि परिभाषा का एक अन्य उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है कि आप जो भी शब्द ले रहे हैं, जो भी पॉइंट ले रहे हैं, जो भी तथ्य ले रहे हैं, उसका सैद्धांतिक रूप से व्याख्या कीजिए। जिस किसी भी पदार्थ के संदर्भ में यह परिभाषा प्रयुक्त हो रही है उसकी उसी सिद्धांत के अनुसार पर्याप्त व्याख्या हो। एग्जाम्पल, जब कोई वैज्ञानिक होता है और किसी पद को परिभाषित करता है, किसी तथ्य को परिभाषित करता है, तो उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? सैद्धांतिक होता है। तो ये परिभाषा का चौथा प्रकार है आपका सैद्धांतिक रूप से व्याख्या करना। पांचवा है आपका मनोभाव को प्रभावित करना। जैसे कि मैंने जो आप लोगों को भाषा पढ़ाया होगा, तो भाषा में अभिव्यक्ति जो है, अभिव्यक्ति भी 2 प्रकार का है। एक आत्म संभाषण है और एक जो आपका दूसरों के लिए है, उकसाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे जो परिभाषा का उद्देश्य होता है वो मनोभाव को प्रभावित करना। जैसे कि अब कवियों जो करते हैं उनका अलग परिभाषा हो जाएगा
और कैसे अपना लेखन शैली के माध्यम से अन्य लोगों को प्रभावित करते हैं, अन्य लोगों के मनोभाव को प्रभावित करते हैं, इसके ऊपर हम लोग देखेंगे। जैसे कि अभी मैंने एक एग्जाम्पल भी बताया था नागार्जुन जी का, कि दिल ने कहा दलित माओं से सब बच्चे बागी होंगे, अग्निपुत्र होंगे वो अंतिम विप्लव में सहभागी होंगे। तो ये क्या है, यहाँ पे मनोभाव को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा जो कि भाषा परिभाषा के मनोभाव को किस प्रकार प्रभावित करता है। यानी कि अब हम लोग क्या पढ़ें, पहला पढ़ें कि परिभाषा की परिभाषा क्या होती है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ें कि परिभाषा के जो ढंग कौन से हैं और वो कितने प्रकार के हैं। तो 2 प्रकार से ढंग हैं, यानी कि एक परिभाषा की परिभाषा प्रतीक के विषय में कुछ कहा जाता है, दूसरा परिभाषा पदार्थ के विषय में कुछ कहा जाता है, और फिर उसके बाद हम लोग परिभाषा के 2 अंग पढ़े हैं। परिभाषा के 2 अंग कौन से हैं, परिभाष्य और एक है परिभाषक, और उसके बाद इसके विषय में हम लोग चर्चा कर दिए हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं परिभाषा के प्रकार, यानी परिभाषा कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है आपका, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, अभी हम लोग जो पढ़े हैं वो परिभाषा के मुख्य उद्देश्य पढ़े हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं परिभाषा के प्रकार। तो परिभाषा का पहला प्रकार है ऐच्छिक परिभाषा। देखिए ऐच्छिक परिभाषा में क्या होता है, यह परिभाषा न तो सत्य होती है न तो असत्य होती है। कोई अन्वेषक, कोई खोजकर्ता अपनी खोज पर उसकी अपने मन से, अपने इच्छा के अनुसार से उसकी परिभाषा को गढ़ता है, बनाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर किसी ने खोज किया कि a की पावर 6 इज इक्वल टू b, अब यहाँ पे a इंटू a ऐसे करके इज इक्वल टू b। अब ये आपका क्या हो जाएगा कि अगर देखा जाए तो मूलतः यह सही नहीं है और गलत भी नहीं है, क्योंकि उसका दृष्टिकोण क्या है, उसकी इच्छा क्या है, वो किस दृष्टिकोण से इसे परिभाषित किया है। तो ये आपका पहला परिभाषा हो जाएगा ऐच्छिक परिभाषा। दूसरा परिभाषा का प्रकार है आपका कोशीय परिभाषा। जब भाषा में प्रचलित शब्द की परिभाषा की जाती है तो वो परिभाषा कोशीय परिभाषा कही जाती है। यह अपने परिभाष्य को नवीन रूप नहीं देता है, मतलब जो एग्जैक्ट है वही इसको अपने परिभाषा में इंक्लूड कर देता है, कोई नया रूप नहीं देता है। और ये अपने क्या करता है कि प्रचलित शब्द की जो है वो व्याख्या करता है, परिभाषा करता है। तो ऐसी परिभाषा क्या हो जाएगी, कोशीय परिभाषा के नाम से जानी जाएगी। तीसरा है आपका निश्चायक परिभाषा। तीसरा क्या है, निश्चायक परिभाषा। ऐच्छिक व कोशीय परिभाषाओं के बाद भी, ऐच्छिक और कोशीय परिभाषाओं के बाद भी बनी संदिग्धता, जो भी संदेह बना है, उसका निवारण के लिए एक निश्चयात्मक परिभाषा की आवश्यकता होती है। तो ये आपका परिभाषा का जो है तीसरा प्रकार हो गया, निश्चायक परिभाषा। चौथा बात करेंगे हम लोग सैद्धांतिक परिभाषा। जो परिभाषा किसी पद के अर्थ, जो परिभाषा किसी पद का अर्थ किसी सिद्धांत के आधार पर व्यक्त करता है, उसे सैद्धांतिक परिभाषा कहते हैं। कोई शब्द ले लीजिए, कोई प्रतीक ले लीजिए, और उसका परिभाषा किसके आधार पर करना है, सिद्धांत के अनुसार से करेंगे, सिद्धांत के आधार पर करेंगे, तो वो परिभाषा कौन सी परिभाषा हो जाएगी, सैद्धांतिक परिभाषा हो जाएगी। और पांचवा आपका है प्रेरक परिभाषा। प्रेरक मतलब मोटिवेशन, उत्तेजना वाला परिभाषा, ठीक है, मोटिवेट करने वाला परिभाषा, ठीक है, या फिर उकसाने वाला परिभाषा। तो या फिर भावना के अनुसार से भी हो सकता है, ये मोटिवेट करने के लिए हो सकता है, सैड सॉन्ग जैसे है, या फिर विभिन्न प्रकार की हो सकता है। आपको किस माध्यम से वो प्रेरणा देना चाहता है, तो वो उसकी परिभाषा प्रेरक परिभाषा के अंतर्गत आ सकती है। इसका जो मुख्य रूप से परिभाषा क्या है उसको हम लोग समझेंगे कि जब किसी पद या शब्द की ऐसी परिभाषा दी जाए कि जब किसी शब्द की ऐसी परिभाषा दी जाए कि उससे मनुष्यों के मनोभाव, मन का भाव जो प्रभावित हो जाए, तो वो या वो उस प्रकार की जो परिभाषा है वो आपकी प्रेरक परिभाषा के अंतर्गत आएगी। तो आज के लिए इतना ही, और
आप लोगों ने क्या पढ़ा इसका एक बार इसी वीडियो में, इसी लेक्चर में पुनः रिवीजन करा देता हूं। और ये जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत यानी बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले साल 1 साल के गैप के देकर आता है और ये अभी पूछा नहीं गया है, ये हो सकता है कि आ जाए। और इसको पढ़ना अगर तर्कशास्त्र को आप लोग आगे रखना चाहते हैं या फिर किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो जो परिभाषा है वो परिभाषा क्या है उसको जानना आवश्यक है। तो इसमें क्या हम लोग चर्चा किए हैं इसके विषय में थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, फास्ट ट्रैक रिवीजन, कि परिभाषा क्या है, परिभाषा के प्रकार क्या है, परिभाषा के 2 ढंग कौन कौन से हैं, परिभाषा के 2 अंग कौन कौन से हैं और परिभाषा के उद्देश्य कितने हैं। और उसके बाद हम लोग ने डिस्कस किया कि परिभाषा के प्रकार कितने हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ हम लोग अलविदा करते हैं। जय हिंद।